तो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आपका एक बार एक नए चैप्टर में जिसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट फ्रेंड्स। और ये जो चैप्टर है ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहले अगर आप बीएमएस में अगर हैं या फिर आप किसी भी कॉमर्स स्ट्रीम में हैं, ठीक है, तो आपने चैप्टर ज़रूर अपने लाइफ में एक बार देखा होगा। ठीक है, आरएम की एक बुक है अभी मेरे पास, मुझे देखनी पड़ेगी। तो ये जो चैप्टर है एक मतलब ये जो पूरा सब्जेक्ट है बहुत ही टफ स्टूडेंट फील करते हैं, उनको ये चैप्टर समझ में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, और मैंने वही सब्जेक्ट वही चैप्टर रिस्क मैनेजमेंट का उठाया है ताकि मैं आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में इसको सिंप्लीफाई कर पाऊँ। तो आज हम लोग इसका फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन टू आरएम, इंट्रोडक्शन टू रिस्क मैनेजमेंट। तो चलो शुरुआत करते हैं कि क्या है पूरे चैप्टर्स में। तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो टर्म है हमारा रिस्क क्या होता है? रिस्क मतलब एक ऐसी कौन सी भी चीज़ है जिसके ऊपर बहुत ही अनसर्टेन है, जिसके ऊपर आपको कम बिलीव है कि वो सर्टेन होगी। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई बिजनेस है उसमें रिस्क है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कितना आगे आएंगे, राइट? बिकॉज रिस्क है इसलिए आप थोड़ा सा डरेंगे, बिकॉज वर्ड है रिस्क। रिस्क मतलब अगर आप उसको बोल सकते हैं जो इसको हम लॉस से जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो रिस्क मतलब लॉस नहीं होता हमेशा, इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल टर्म है अनसर्टेन इवेंट दैट इफ ऑकर कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। रिस्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट ये चैप्टर में अगर पढ़ने से पहले आपको रिस्क को एज अ लॉस समझ के चलना है। अगर मैं कहीं पे वर्ड यूज़ करूँगा रिस्क मतलब वहाँ पे आपको लॉस समझना है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है रिस्क इन टर्म्स ऑफ फिनेंस। रिस्क इन टर्म्स ऑफ फिनेंस मतलब आपने जो पैसे लगाए हैं, ठीक है, आपने जो लगाए हैं, एग्जाम्पल अगर आपने 100 रुपीज़ लगाए हैं, आपको इन रिटर्न मान लो 90 मिल रहा है या आपको 80 मिल रहा है, तो ये क्या आपका ये रिस्क है। ठीक है, ये फाइनेंशियल रिस्क है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट कैन बी लोअर देन एक्सपेक्टेड और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। आपने जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट किया है उससे आपको रिटर्न कम मिल रहा है, मतलब वो आपका रिस्क है। ठीक है, सेकेंड है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी ट्रेडिंग फ्रेंड्स। सिक्योरिटी ट्रेडिंग एक ऐसी कौन सी भी ट्रेडिंग जो हम सिक्योरिटीज़ में कर रहे हैं, जो शेयर्स में कर रहे हैं। तो इसमें दो वर्ड आता है फ्रेंड्स, सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, सिस्टमेटिक रिस्क मतलब वो रिस्क है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसको हम बोलते हैं मार्केट रिस्क। मार्केट में जो भी रिस्क है, एग्जाम्पल मार्केट में अगर आपने जैसे एग्जाम्पल पैसे लगाए शेयर मार्केट में, तो इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। अगर प्राइस बढ़ा तो आप प्रॉफिट कमाएंगे, अगर कम हुआ तो लॉस कमाएंगे। तो सिस्टमेटिक रिस्क को हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते फ्रेंड्स। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या? इसको आप अलग पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, अगर आपके पास जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस नहीं होते, आपके पास बहुत सारे स्टॉक में पैसे लगा के आप यहाँ पर रिस्क को कम नहीं कर सकते। तो इसका सेकंड नाम है सिस्टमेटिक रिस्क का मार्केट रिस्क फ्रेंड्स। क्या नाम है? मार्केट रिस्क। याद रहना चाहिए आपको, सिस्टमेटिक रिस्क को हम कहते हैं मार्केट रिस्क, और नॉन सिस्टमेटिक रिस्क को मतलब एक ऐसा रिस्क होता है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है। ये रिस्क को कम किया जा सकता है डाइवर्सिफाई करके। अच्छा फ्रेंड्स, डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि डाइवर्सिफाई का मतलब होता है फ्रेंड्स, देखो एक बहुत सारे मान लो पोर्टफोलियो, एग्जाम्पल एक शेयर्स है, गोल्ड्स है, म्यूचुअल फंड्स है, तो जहाँ पर आप बहुत सारे पोर्टफोलियो में पैसे लगा सकते हैं, मतलब आप रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं पैसे को अलग अलग जगह लगा के। ठीक है, तो नॉन सिस्टमेटिक रिस्क के अंदर हम रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और सिस्टमेटिक के अंदर हम डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इन केस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट to minimize the risk, investor and fund manager diversify their risk by investing in different security। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में फ्रेंड्स, क्या होता है ना, हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, रिस्क को डाइवर्सिफाई करके। डाइवर्सिफाई करना मतलब अलग अलग जगहों पे पैसे लगाना। एग्जांपल, कुछ पैसे आपने इक्विटी में लगा दिए, कुछ बॉन्ड में, कुछ एफडी में और कुछ गोल्ड्स में, मतलब रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। तो ये कौन से केस में पॉसिबल है फ्रेंड्स? नॉन सिस्टमेटिक रिस्क में, नॉन मार्केट रिस्क में। ठीक है, आगे डेफिनेशन लिखा हुआ है, इन द वर्ल्ड ऑफ financial in the world of risk management refers to practice of identifying potential risk in advance, analyzing them and taking precautionary step to curb the risk। मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप रिस्क पढ़ रहे हैं, अगर कहीं पे अगर आपने रिस्क देखा है, अगर आपने कहीं पे रिस्क फील किया है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपका एम क्या होना चाहिए? रिस्क को आइडेंटिफाई करना फ्रेंड्स। रिस्क को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करने के बाद इसको एनालाइज करना। एनालाइज करना मतलब वो रिस्क आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर लगता है कि सच में वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वहाँ पे प्रिकॉशनरी एक्शन लेनी चाहिए, आपको कोई स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए, तो आपको वहाँ पे प्रिकॉशनरी एक्शन लिख के रिस्क को कर्ब करना है, ख़त्म करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिस्क, बाद में उसका मैग्नीट्यूड देखना कि रिस्क कितना इंपॉर्टेंट है। अगर रिस्क आपके लिए सच में आपको लॉस दे सकता है तो आपको वहाँ पे प्रिकॉशनरी एक्शंस लेने फ्रेंड्स। ठीक है, तो डेफिनेशन था ये। अभी रिस्क की प्रोसेस,
रिस्क का ओवरऑल प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स, अभी हमने बात की, पहले आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है, इसको इवैल्यूएट करना है, बाद में इसको ट्रीटमेंट देना है, फिर मॉनिटर एंड रिव्यू करना है। आइडेंटिफाई करना है, पहला पॉइंट क्या, आइडेंटिफाई। तो आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द रिस्क। रिस्क को आइडेंटिफाई करना है कि रिस्क कितना, रिस्क कहाँ पर है, कि कहीं कहाँ से आपको रिस्क आ रहा है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि मार्केट रिस्क है, मार्केट रिस्क मतलब जिसके ऊपर आपको कोई कंट्रोल नहीं है, अगर वैसा कुछ रिस्क है तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना है, आपने उसको एनालाइज करना है कि रिस्क से आपको कितना बड़ा लॉस हो सकता है। आपने वो कर लिया, अगर लग रहा है कि सच में लॉस हो सकता है तब उसको आप ट्रीटमेंट करेंगे, इसको आप रिस्क को कम करने के लिए आप कुछ एक्शन लेंगे, उसके बाद आप मॉनिटर एंड रिव्यू करेंगे। देखिए मैं सेकंड पॉइंट पढ़ रहा हूँ, एनालाइज करना, डिटरमाइन द लाइकलीहुड एंड कंसिक्वेंस ऑफ ईच रिस्क एंड स्टार्ट मेंटेनिंग द प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजर, प्रोजेक्ट रिस्क रजिस्टर। फ्रेंड्स क्या होता है ना, एग्जाम्पल अगर आपको पता चल गया कि रिस्क है, ठीक है, रिस्क के इसके आउटकम क्या निकलने वाले हैं, उसके ऊपर रिस्क का इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ने वाला है, और सेम चीज़ आपको रिस्क प्रोजेक्ट रिस्क रजिस्टर में मेंटेन करना है। एक सॉफ्टवेयर है एक टाइप का, जहाँ पर, या फिर एक रजिस्टर बोल सकते हैं, जहाँ पे आप रिस्क को डिटेल में बताएंगे कि ये रिस्क हमारी कंपनी में हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 2, इवैल्यूएशन और रैंकिंग। फ्रेंड्स इवैल्यूएशन और रैंकिंग मतलब अगर रिस्क ज़्यादा बड़ा है तो उसको आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा, रिस्क कम है तो आप शायद आपका ध्यान ना भी जाए। ठीक है, तो रिस्क को इवैल्यूएट करना है कि भाई रिस्क आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड। फ्रेंड्स मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क मतलब रिस्क कितना बड़ा है, अगर सच में बड़ा है तो एसर्टेन द रिस्क दैट इज़ एक्सेप्टेबल और इमीडिएट ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड। अगर वो एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको उसको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, इमीडिएट ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट है मेरा रिस्क ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स रिस्क ट्रीटमेंट का दूसरा नाम है रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग। अगर आपको लगता है कि एनालाइज करने के बाद, इवैल्यूएशन करने के बाद रिस्क में सच में कुछ एक्शन लेना जरूरी है तो आपको रिस्क को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, उसको कर्व करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आपको ट्रीटमेंट कुछ ट्रीट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। आपकी अगर आप बुक को देखोगे तो काफ़ी थियोरेटिकली काफ़ी बड़े लंबे चौड़े में लिखा हुआ है, मैंने ट्राई किया कम से कम लाइन में कवरअप करने का। फ्रेंड्स तो ये आपका फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स ठीक है, उसके बाद मॉनिटर एंड रिव्यू। अगर आप मॉनिटर एंड रिव्यू करेंगे कि उसका आपने जो भी ऑपरेशन किया है उसका रिव्यू क्या है, फीडबैक क्या है, बेसिकली एक टाइप का। ठीक है, अभी फ्रेंड्स बात करते हैं रिस्क ऑर्गेनाइजेशन के। फ्रेंड्स अगर मैं बात करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ रिस्क होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रेंड्स बहुत सारी कमेटी होती है जो आपके रिस्क को आइडेंटिफाई करती है, रिस्क को ख़त्म करने के लिए काम करती है। तो पहली जो कमेटी है फ्रेंड्स, रिस्क मैनेजमेंट एडवाइजरी कमेटी। आपको ये नाम याद होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन रिस्क के अंदर आपके अंदर पहली जो कमेटी का नाम क्या है फ्रेंड्स, रिस्क मैनेजमेंट एडवाइजरी कमेटी। फ्रेंड्स ये क्या करेगी, बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट, ये रिस्क को मैनेज करती है। तो मैनेज करने के लिए क्या करेगी, ये जो भी रिस्क के टुवर्ड में एक पॉलिसी फ्रेम करेगी, रिस्क के टुवर्ड में पॉलिसी बनाएगी, उसकी पॉलिसी वगैरह बनाएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ये बताएगी कि मार्केट रिस्क क्या है, क्रेडिट रिस्क क्या है, ऑपरेशनल रिस्क क्या है। अगर मान लीजिए मार्केट रिस्क है जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है तो उसको ख़त्म करने के लिए कौन सी पॉलिसी बनाएगी। मैं बोल रहा हूँ क्रेडिट रिस्क है, कोई कस्टमर ने आपका पैसा रोक के रखा हुआ है, पैसे नहीं मिल रहे, तो उसके लिए कौन सी पॉलिसी बनाएगी। उसके बाद मान लीजिए ऑपरेशनल रिस्क है, कंपनी में फ्रॉड हो रहे हैं, इंटरनल फ्रॉड हो रहे हैं, एक्सटर्नल फ्रॉड हो रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी पॉलिसी बनाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट एडवाइजरी कमेटी जो एडवाइस करती है, कुछ काम नहीं करती, इसका काम सिर्फ एडवाइस करने का होता है। अगर कुछ रिस्क है तो उसके लिए क्या एडवाइस करती है, क्या पॉलिसी फ्रेम करती है। फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 2, असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी। असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी। फ्रेंड्स असेट लायबिलिटी मतलब क्या, आपका असेट और आपकी लायबिलिटी। हम हमेशा ट्राई करेंगे कि असेट और लायबिलिटी के बीच में जो गैप होगा, असेट ज़्यादा होगा चलेगा बट लायबिलिटी कम होनी चाहिए। तो ये असेट और लायबिलिटी को मैनेज करती है। फ्रेंड्स इसमें कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं काम करने वाले, वो क्या करेंगे, असेट और लायबिलिटी का जो गैप है, असेट को ज़्यादा रखेंगे, लायबिलिटी को हमेशा कम करने का ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स ठीक है, तो यहीं पर पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो बेसिकली कमेटी करती क्या फ्रेंड्स, पहली बात है, पहला पॉइंट है मेरा, रिव्यू पीरियोडिक इंटरवल ऑफ लिक्विडिटी रिस्क थ्रू स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी एंड डायनेमिक लिक्विडिटी। मतलब ये जो पीरियोडिक इंटरवल ऑफ लिक्विडिटी, फ्रेंड्स लिक्विडिटी रिस्क का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है ना, लिक्विडिटी रिस्क मतलब वो रिस्क होती है ना जहाँ पे आपका कैश, एग्जाम्पल आपने किसी चीज़ में कैश फंसा के रखा है बट वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने ना कोई लैंड एंड बिल्डिंग में पैसा डाला हुआ है, एग्जाम्पल आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग में पैसा डाला हुआ है करोड़ रुपए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट अभी आपको लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है, आपको पैसे कैश की रिक्वायरमेंट है, बट जैसे कि मार्केट में डिप्रेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है,
आप उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसे कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे पहला बात कर रहे हैं, ये रिव्यू करेगा क्या कि पीरियोडिक इंटरवल ऑफ लिक्विडिटी रिस्क, कंपनी में लिक्विडिटी रिस्क कितना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 फ्रेंड्स, रिव्यू प्राइसिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट ऑफ बैंक। बैंक के पास जितने भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइसिंग क्या चल रहे हैं करंट में। रिव्यू PLR, प्राइम लैंडिंग रेट, मतलब बैंक कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में मार्केट में लोन बांट रही है। पॉइंट नंबर 4, डिसाइड हेजिंग स्ट्रेटजी ऑफ बैंक। बच्चा हेजिंग का मतलब क्या होता है ना बच्चे, हेजिंग मतलब होता है सिंपल सा कि बैंक अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए मार्केट में क्या स्ट्रेटजी लेके आ रही है। मान लीजिए कि अभी मुझे लग रहा है कि गोल्ड का प्राइस कम होने वाला है, मान लीजिए, तो मैं क्या करूंगा, आज ही गोल्ड को बेच दूंगा। अगर मैंने गोल्ड को महंगे में खरीद के रखा है, उसको बोलते हैं हेजिंग, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करना मार्केट में एंट्री करके। तो बैंक की हेजिंग स्ट्रेटजी क्या है। लास्ट पॉइंट नंबर क्या है, रिव्यू फॉरेन एक्सचेंज रेट टू अवॉइड फ्लक्चुएशन। हम हमेशा क्या ट्राई, अगर आप फॉरेन मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको फ्लक्चुएशन से बचना होता है, वो यही रिव्यू करती है। तो फ्रेंड्स बच्चे यहाँ पर जो मेरा पहला जो पॉइंट है, मेरा फर्स्ट क्या पॉइंट था, असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी। जो असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी है वो क्या करेगी, सबसे पहली बात तो इंटरनल लिक्विडिटी रिस्क को चेक करेगी। दूसरा, रिव्यू प्राइसिंग ऑफ वेरियस प्रोडक्ट ऑफ बैंक, PLR, हेजिंग स्ट्रेटजी ऑफ बैंक, और लास्ट में फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन पे काम करती है, ठीक है। उसके बाद बच्चे बात करते हैं क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की। अभी क्रेडिट रिस्क क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले बता दिया क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए आपने मार्केट में 100 रुपीज़ के प्रोडक्ट सप्लाई किए हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल, 100 रुपीज़ के प्रोडक्ट आपने सप्लाई किए हैं, बट आपको जो पेमेंट रिसीव हुआ फ्रेंड्स वो 10 रुपीज़ से मान लीजिए मैं 40 रुपीज़ तक का पेमेंट रिसीव हुआ है। अभी भी मार्केट में जो आउटस्टैंडिंग है फ्रेंड्स वो 60 रुपीज़ का है। तो जो 60 रुपीज़ है ना फ्रेंड्स, वो आपका हो जाएगा क्रेडिट रिस्क, मतलब जो आपने उधार पे माल बेचा है वो वाला रिस्क, ठीक है, क्रेडिट रिस्क हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। आप उसको पढ़ लीजिएगा ऊपर का। तो इसके अंदर बैंक का क्या काम है, बैंक इसमें देखिए बैंक क्या होगा, बैंक ने जब भी बोरोवर को लोन दिया है तो वो कौन कौन से बैंक हो सकती है या कौन कौन से मतलब नॉन बैंकिंग हो सकता है। पहला शेड्यूल कमर्शियल बैंक, दूसरा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तीसरा शेड्यूल प्राइमरी एंड कोऑपरेटिव बैंक, फोर्थ रीजनल रूरल बैंक, फिफ्थ अपेक्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फाइनेंस सोसाइटी, सिक्स पब्लिक एजेंसी, सेवन्थ NBFC एंड 8 NGO फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसके नेक्स्ट वाला पॉइंट है ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ऑपरेशनल रिस्क, अगर मेरी कंपनी ऑपरेट में मेरा मैनेजमेंट अगर चल रहा है तो मैनेजमेंट की ऑपरेशन में कौन से रिस्क हो सकते हैं। बहुत सारे फ्रॉड आपने देखे रहेंगे। एग्जांपल एक्सटर्नल फ्रॉड हो सकते हैं, इंटरनल फ्रॉड हो सकते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल फ्रॉड मतलब कैसा, बाहर का कोई कुछ भी, मतलब बाहर का कोई फ्रॉड हुआ है जहाँ पे आपके एम्प्लॉय का कोई हाथ नहीं है, कोई थर्ड पार्टी का हाथ है। सेकंड है इंटरनल, सेम उसका उल्टा। थर्ड, डैमेज टू फिजिकल एसेट, अगर आपको कोई फिजिकल एसेट है वो डैमेज हो रहा है तो आपका ऑपरेशनल रिस्क है। उसकी अगर वो एसेट आपके पास नहीं होगा तो आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, आप डेली के जो काम है वो नहीं कर पाएंगे। लॉस ऑन अकाउंट ऑफ फॉल्टी बिजनेस प्रैक्टिसेस, अगर आपने कोई बिजनेस प्रैक्टिस आप कोई काम कर रहे थे, कोई उसके अंदर आपने कुछ ऐसा कुछ किया, ठीक है, जिसके कारण आपको लॉस हो गया। एग्जांपल मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ गिर गया, कुछ PC वगैरह टूट गई आपकी, या फिर कुछ भी हो सकता है जिससे आपको लॉस हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। बिजनेस डिसरप्शन एंड सिस्टम फेलियर फ्रेंड्स, अगर हमारी जैसे कंपनी में क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो काम करते हैं कंपनी को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, अगर वही फेल हो जाए, एग्जाम्पल इंटरनेट नहीं है, ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ऐसा कुछ भी होगा तो क्या होगा, बिजनेस रुक जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस एंड अ सिस्टम फेलियर, अभी जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, अभी ऐसा कुछ हुआ कि एम्प्लॉयमेंट का कोई प्रॉब्लम आ गया है, बाद में अगेन यहाँ पे सिस्टम फेलियर है फ्रेंड। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है एक्सिक्यूशन डिलीवरी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। एक्सिक्यूशन डिलीवरी मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, अगर आप जब लास्ट स्टेज पे होते हैं बिजनेस का, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, फाइनल आउटकम आता है ना, अगर वो एक्सिक्यूशन डिलीवरी पे कोई प्रॉब्लम आ गया तो भी क्या होगा, एक ऑपरेशनल रिस्क है फ्रेंड्स, ठीक है। ठीक है, बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो है इंटरेस्ट रिस्क। क्या है इंटरेस्ट रिस्क। तो बच्चा क्या होता है इंटरेस्ट रिस्क, देखो मैं आपको ये समझाने से पहले मान लीजिए कि अभी ना दो चीज़ें बताऊंगा। अभी मार्केट में कोई आपने जैसे कि मान लीजिए सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हैं, या फिर मान लीजिए कि आपने FD में पैसा रखा हुआ है। FD में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है फ्रेंड्स वो 6% का मिल रहा है, ठीक है। और आपने सेम टाइम पे या फिर आपने उसके पहले आपने बॉन्ड में, गवर्नमेंट बॉन्ड में, ट्रेजरी बिल में आपने मान लीजिए पैसे डाल के रखे थे, ठीक है। उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था फ्रेंड्स 8% था, ठीक है। बट अचानक से क्या हुआ, FD का जो इंटरेस्ट है फ्रेंड्स, FD या सेविंग का, ठीक है, वो इंटरेस्ट 6 to 9% हो गया।
तो इस टाइम पे आप क्या करेंगे, आप सेविंग पैसे रहने देंगे कि आप अपना पैसा सेविंग से या एफडी से बॉन्ड में स्विच करेंगे फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स आप सेविंग का या फिर एफडी का पैसा निकाल के बॉन्ड में स्विच करेंगे, इसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क फ्रेंड। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। इंटरेस्ट रेट रिस्क इज अ पोटेंशियल फॉर इन्वेस्टमेंट लॉसेज दैट रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन इंटरेस्ट रेट। क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, अगर इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस आता है, इसके कारण अगर कोई लॉस होता है तो उसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क फ्रेंड। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, द वैल्यू ऑफ बॉन्ड और अदर फिक्स एसेट। ठीक है फ्रेंड, एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा, आप ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है क्रेडिट रिस्क। अभी क्रेडिट रिस्क क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने कोई कस्टमर है आपका, वो डिफ़ॉल्ट करा पेमेंट करने के लिए, या फिर मान लीजिए कि जिस डेट को आपको पैसा आने वाला था वो उस डेट पे आपको पैसा नहीं आ रहा, या फिर हो सकता है कि आपका एम्प्लॉय आपसे सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा था, आपने वो टाइम पे सैलरी नहीं दी है, या फिर कोई इनवॉइस था, या फिर आपने कोई बिल्स रिसीवेबल था उसका पेमेंट करना था, आपने वो पेमेंट नहीं कराया, तो ये सब क्या बच्चा क्रेडिट रिस्क है। ठीक है, हम देखते हैं कि कौन कौन से चीज़ों में क्रेडिट रिस्क हो सकता है। पहला, अ कस्टमर में फेल टू मेक पेमेंट ड्यू टू मॉर्गेज लोन, ड्यू ऑन मॉर्गेज लोन, क्रेडिट कार्ड, लाइन ऑफ क्रेडिट और अदर लोन। क्या बोल रहा है बच्चा, कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया मॉर्गेज लोन के ऊपर, कोई प्रॉपर्टी ली थी उसको ईएमआई भरना था, उसने भरा नहीं है। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना था किसी को, उसने नहीं किया है। लाइन ऑफ क्रेडिट, अच्छा लाइन ऑफ क्रेडिट और क्रेडिट कार्ड में फ़र्क क्या है, इवन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट मैं आपको बता दूं कि जो बच्चा जो लाइन ऑफ जो एलओसी है और क्रेडिट कार्ड में फ़र्क क्या है। एलओसी में ना आपको एक अमाउंट दिया जाता है, ठीक है, लोड करके या फिर आपके अकाउंट में, जब से आप एलओसी का अमाउंट यूज़ करेंगे तब से आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड में भी आपको सेम होता है कि कार्ड दिया जाता है, बट इसके अंदर एक स्पेसिफिक पेमेंट डेट होता है, इसमें भी स्पेसिफिक डेट होता है बस। तो बट क्रेडिट कार्ड कैसे ज़्यादा पॉपुलर है, एलओसी इतना पॉपुलर नहीं है। ठीक है, अगर आप देखोगे बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनी आपको एलओसी देती है, ना कि क्रेडिट कार्ड देती है। ठीक है, वो नॉर्मल एनबीएफसी करती है ऐसा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग, अ कंपनी इज अनेबल टू रीपे असेट सिक्योर्ड फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज डेट। ठीक है, असेट सिक्योर्ड फिक्स, अभी कंपनी मतलब एग्जाम्पल आपने ना उनसे कोई असेट लिया था, एग्जाम्पल गोल्ड लिया था। ठीक है, आपने गोल्ड लेके उसको आपने क्या किए थे, पैसे दिए थे, बट ये क्या है, असेट बैक्ड सिक्योरिटी है, बट जिस दिन उसका ईएमआई आना था, पैसे भरने थे, उसने भरा ही नहीं है। ठीक है, बिजनेस डज नॉट पे एम्प्लॉय अर्न वेजेस व्हेन ड्यू, बिजनेस ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दिया है। बिजनेस और गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यूअर डज नॉट मेक पेमेंट ऑन अ कूपन और प्रिंसिपल व्हेन ड्यू। देखो बच्चों क्या बोल रहा है ना, जो गवर्नमेंट है इसके अंदर गवर्नमेंट ने बॉन्ड इशू किया है, गवर्नमेंट ने बॉन्ड जब इशू किया है गवर्नमेंट को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं कूपन रेट, क्या बोलते हैं इंटरेस्ट को, वो कूपन रेट। तो गवर्नमेंट को जिस दिन इंटरेस्ट देना था गवर्नमेंट ने खुद ने क्या किया है, वो बाउंस करा दिया है। ठीक है, गवर्नमेंट ने पेमेंट नहीं किया है, तो ये क्या क्रेडिट रिस्क हो जाएगा। उसके बाद एन इंसॉल्वेंट इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट पे अ पॉलिसी ऑब्लिगेशन, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सेटलमेंट करना था, इंश्योरेंस कंपनी ने देने से मना कर दिया या फिर वो लेट कर रही है। उसके बाद एन इंसॉल्वेंट बैंक वोंट रिटर्न फंड टू डिपॉजिटर, एग्जाम्पल आपने किसी बैंक में पैसे डाले थे, जैसे एग्जाम्पल पीएमसी बैंक का एग्जाम्पल देता हूँ मैं, वो बैंक ही क्या होगा, इंसॉल्वेंट हो गई, तो क्या हुआ आपको, वो क्रेडिट रिस्क हो गया। लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, अ गवर्नमेंट ग्रांट बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन टू इंसॉल्वेंट कस्टमर और बिजनेस, जो इंसॉल्वेंट हो गया, जो बैंक इंसॉल्वेंट हो गई थी, गवर्नमेंट ने उसको इंसॉल्वेंट का सर्टिफिकेट दे दिया, फिर आपसे पैसे डिमांड नहीं कर सकते फ्रेंड्स। सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंड्स क्रेडिट रिस्क। किसका एग्जाम्पल था, ये क्रेडिट रिस्क का एग्जाम्पल था। अभी हम बात करते हैं मार्केट रिस्क की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मार्केट रिस्क कौन से रिस्क होते हैं, जिसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ठीक है, या फिर जो आपके कंट्रोल में नहीं है। देखिए तो क्या बोल रहे, सॉरी मार्केट रिस्क है ना, हाँ, जिसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं बट जो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर फ्रेंड्स क्या होगा ना, देखिए मार्केट रिस्क इज अ रिस्क ऑफ लॉसेस इन पोजीशन अराइजिंग फ्रॉम मोमेंट इन मार्केट प्राइसेस। मार्केट प्राइसेस में अगर कोई चेंजेस आता है उससे जो रिस्क है वो मार्केट रिस्क है। एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कोई किसी कंपनी का इक्विटी खरीद के रखा था, तो इक्विटी के अंदर प्राइस में चेंजेस आया तो क्या फ्रेंड्स वो आपका एक लॉस है। अगर मान लीजिए प्राइस में अगर चेंजेस आया, प्राइस कम हो गई तो आपका लॉस है वो। या फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क, हमने अभी बात की, अगर सेविंग का अगर आपने सेविंग में पैसा डाला हुआ है और बॉन्ड में पैसा डाला हुआ है, सेविंग का इंटरेस्ट अगर 5% है और मान लीजिए बॉन्ड का 7 है, तो आप बॉन्ड में पैसा डालेंगे, बट अचानक से सेविंग का अगर 8% हो जाए तो पैसा आप यहाँ से निकाल के कहाँ पे डालेंगे, बॉन्ड में डालेंगे, तो वो क्या है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क है फ्रेंड। ठीक है, अभी हम बात करते हैं आगे करेंसी रिस्क की फ्रेंड्स। करेंसी रिस्क मतलब अगर करेंसी में कोई फ्लक्चुएशन आता है, मान लीजिए करेंसी में फ्लक्चुएशन का मतलब
जैसे कि ये डॉलर था =70 जब आपने क्या किया था, कुछ खरीदा था, बट जब आपको पेमेंट करना था डॉलर वो 71 हो गया, मतलब आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये क्या फ्रेंड्स, एक करेंसी रिस्क है, ठीक है। कमोडिटी रिस्क मतलब अगर मान लीजिए कोई कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाते हैं तो वो क्या कमोडिटी रिस्क है। अच्छा, जो भी रिस्क है ना फ्रेंड्स, मार्केट रिस्क में जो भी रिस्क होगा वो प्राइस बढ़ने के कारण होंगे, ठीक है। तो कमोडिटी रिस्क मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कमोडिटी के प्राइस में चेंजेस आने के कारण। अभी मार्जिनिंग रिस्क मतलब फ्रेंड्स क्या होता है ना, अगर मेरे मान लीजिए कि मेरा प्रॉफिट में अगर कोई चेंजेस आ रहा है, मान लीजिए मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है कुछ किसी कारण से, तो मेरा क्या मार्जिन रिस्क हो जाएगा, मतलब मेरा प्रॉफिट में रिस्क है। देखिए, रिजल्ट फ्रॉम अनसर्टेन फ्यूचर कैश आउटफ्लो ड्यू टू मार्जिन कॉल कवरिंग एडवर्स वैल्यू चेंजेस ऑफ द गिवन पोजीशन, ठीक है। उसके बाद है सेफ रिस्क है, होल्डिंग रिस्क है एंड बेसिस रिस्क है फ्रेंड्स। ये आपकी बुक में दिया, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। लिक्विडिटी रिस्क फ्रेंड क्या होता है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था लिक्विडिटी मतलब क्या। एग्जांपल, आपका कैश पड़ा हुआ है बट वो आप इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। एग्जांपल, मान लीजिए आपने गोल्ड में पैसे डाल दिया। एग्जांपल, गोल्ड तो क्या हाईली लिक्विड है, हाईली क्या लिक्विड है फ्रेंड्स, बट कुछ मार्केट में रिसेशन चालू है तो कोई गोल्ड खरीद नहीं रहा, हो सकता है ऐसा। एग्जाम्पल तो क्या एक लिक्विड रिस्क है फ्रेंड्स। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने शेयर्स में पैसे डाले हुए हैं, ठीक है, बट वो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, वो शेयर्स की डिमांड ही नहीं है, मान लीजिए वो वो जो पर्टिकुलर शेयर्स की डिमांड नहीं है, तो क्या लिक्विडिटी रिस्क है। एग्जाम्पल, अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूँ, आपने किसी प्रॉपर्टी में पैसे डाल के रखे हुए हैं प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, बट वो प्रॉपर्टी को खरीद नहीं रहा, प्रॉपर्टी को कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लिक्विडिटी रिस्क हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम बात करते हैं लीगल रिस्क की। लीगल रिस्क मतलब ऐसा कौन सा भी रिस्क जो आपके ऑपरेशन को नुकसान पहुंचा सकता है ड्यू टू लीगल मैटर। एग्जाम्पल, आप किसी केस में फंस जाते हैं या किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, लीगल रिस्क रिफर्स टू डैमेज और एनी लॉस इनकर्ड टू बिजनेस ड्यू टू नेग्लिजेंस इन कंप्लायंस विथ लॉ रिलेटेड टू बिजनेस फ्रेंड्स। मान लीजिए कंपनी को ना एक क्या होता है, कंप्लायंस को फॉलो करना पड़ता है। कंप्लायंस मतलब कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो उसको फॉलो करने पड़ते हैं, बट अगर कंपनी ने वहाँ पर कुछ गलत किया, वो रूल्स को तोड़ा, तो कंपनी के लिए लीगल रिस्क हो जाएगा और कंपनी को उसका एक कंपेंसेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है, थर्ड पार्टी को, जो भी वो उसका डिमांड करेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने ट्राई किया है कि कम से कम टाइम में आपका चैप्टर कवर करने का, ठीक है। और ऐसे बच्चे बोलते हैं कि जो आरएम का जो चैप्टर होता है काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बट मैं हर एक चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन कम टाइम में यहाँ पे अपलोड करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आगे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कुछ डाउट है तो मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।